दोस्तों, अगर आपने भी पूरे साल हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं की है, यानी आपकी तैयारी हिंदी की अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि भाई सारा चीजें आपको पूरा का पूरा यहाँ पर गारंटी के साथ बताया जाएगा। अब बोलोगे भैया यहाँ पर तो लिखा है पास कराने की गारंटी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोग क्लास 12 के हैं और 24 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर देना है, तो भाई इस वीडियो को पूरा देख के जाना और पास कराने की गारंटी है। जी हां, आपका पेपर कितने का होता है आपको पता ही होगा कि हिंदी का पेपर रहता है 100 नंबर का। अब 100 नंबर में पासिंग मार्क कितना होता है? पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 33 प्लस। ठीक है, तो 33 प्लस तो आप पास हो जाओगे, लेकिन ये स्कोर कह सकते हो कि एकदम अच्छा नहीं है। ठीक है, 33 नंबर लाना मतलब बिल्कुल एकदम आसान है। आपको एक अच्छा टारगेट जो है एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ना है। तो अगर आप भी चाहते हो कि भाई कम से कम 100 नंबर में हमने पूरा साल जो है तैयारी भी नहीं करी और एक अच्छा स्कोर मतलब 70 से 75 या 80-85 नंबर आपके आ जाएं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देख के जाना। हर एक क्वेश्चन को बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है पूरे पेपर को, कैसे आप लोग 95 प्लस भी ला सकते हो अगर आपकी तैयारी पहले से थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से हुई है तो। ठीक है ना। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तब तो भाई ये आपके लिए पास कराने की गारंटी यहां पर लिखी ही गई है। तो इस क्लास को जरूर आप लोग देख के जाइएगा। शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को। चलिए, तो हिंदी का ये क्लास आपका प्रॉपर रहेगा। हमारे पास एक मॉडल पेपर है। ठीक है ना। यहां पर मैं देखो कभी नहीं कहता भाई कि ये आपका ओरिजिनल पेपर है। भाई आप ये बताओ, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल पेपर कैसे आ जाएगा? बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर मैं देख रहा हूं आज के टाइम पर भाई ये बोलते हैं कि जैसे आपके पास क्या है 302 DI कोण है। अब बोल देते हैं भैया, क्या बोलते हैं, यही पेपर आपको 24 फरवरी के पेपर में देखने को मिलेगा। अब बताओ ये कोई बात है? बिल्कुल नहीं भाई। ये सिर्फ आप समझ सकते हो कि मॉडल पेपर है जिसके क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से सेट होते हैं, यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इनको एक जो है अनुमान के तौर पर तैयार कर लिया करिए। बाकी हाँ, क्वेश्चन इससे अगर बात करें कितना परसेंट फंसता है, तो लगभग मान के चलो कि आपका 60 से 70% क्वेश्चन आपका हिंदी में फंस जाता है इन मॉडल पेपर से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। शुरू करते हैं। आज का हमारा हिंदी का पेपर देख सकते हो 2025 के लिए 302 DI कोण का है। ठीक है, और बिल्कुल ये समान हिंदी वाले छात्र जितने भी है, समान हिंदी और साहित्य हिंदी में थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है लास्ट के कुछ क्वेश्चनों में, बाकी लगभग सेम रहता है। चलिए, इसका यहां पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर नोट दिया है, कह रहा है कि प्रारंभ का जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहीं पर ज्यादातर छात्र गलती करते हैं भाई। शुरू का आप पेपर को पूरा अच्छे तरीके से पहले नहीं पढ़ते हो। अब जब पेपर को नहीं पढ़ोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी कि भैया कहां से क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, कहां सा हमें कौन सा क्वेश्चन हमें बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं बन रहा है। ये कब क्लियर होता है? जब आप लोग पूरा पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे। ठीक है ना। तो इसलिए 3 घंटे पर्याप्त होता है आपको पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट आपको पेपर को कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। 100 नंबर का पूर्णांक, ये सारा कुछ आपको पता है। यहां से देखिए निर्देश दिया है कि संपूर्ण प्रश्न जो है 2 खंडों में, प्रश्न पत्र आपका 2 खंड में डिवाइड रहेगा, खंड का और खंड का। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सेकेंड आपका यहां पर ये पॉइंट है। इसके बाद यहां से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज आपको मैं बता दूं, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही पेपर आएगा, लेकिन इसी पूरे सेम टू सेम पैटर्न पर पेपर आएगा। यानी जैसा क्वेश्चन यहां पर सेट है, जितने नंबर के क्वेश्चन जहां पर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव जितने हैं, सारा कुछ यहां पर आपका ऐसे ही पैटर्न पर रहेगा। ठीक है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पूरा मॉडल पेपर है और हल के साथ है। चलिए, यहां से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट है। खंड का शुरुआत में पहले ऑब्जेक्टिव और गद्यांश के पद्यांश के क्वेश्चन को आपको पहले करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे कि 10-10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया गद्य और पद्य से, है ना। इसके अलावा 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, यहाँ पर आप पूरा देख भी सकते हो, है ना, पूरा पेपर है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉपी का मेन पृष्ठ भी है, तो इसको भी भरना सीख लो, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो गलती करते हैं यहाँ पर। और भाई कॉपी में शुरू में कभी भूल कर भी आपको गलती नहीं करना, समझ रहे हो ना, भूल कर भी गलती नहीं करना है। तो देखो इसमें कॉपी में आपको इसको भरना होता है, जो ये कॉलम वाला यानी कि बॉक्स वाला जो अंदर दिया गया है, इसी को सिर्फ आपको भरना है। बाकी कॉपी में आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। इसमें कह रहा है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। इसके अलावा परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम ना लिखे।
ये आपको याद रखना है, कहीं पर भी नाम नहीं लिखना। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोई भी डाल दिया हूँ, आपके एडमिट कार्ड में जो भी रहेगा उसको आपको डालना है। इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, जैसे कि यहाँ पर 2 है, फिर 1 है, फिर क्या है 6 है, फिर है 2, फिर है 8, फिर है क्या 3, फिर 1, फिर 6, ऐसे है ना। विषय में आप डालोगे सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी, तो हिंदी ही आपको केवल डालना है। इसके अलावा प्रश्न पत्र में यहाँ पर केवल लिख दीजिएगा, क्या लिखना है आपको, केवल, है ना, फर्स्ट या केवल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 100 नंबर का एक ही पेपर आता है। इसके अलावा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 302, जैसे कि DI है आपका, DZ, कुछ भी आपके पेपर में ये कोण रहेगा, उस कोण को आपको ऐसा बॉक्स रहेगा कॉपी पर ऐसे ही, तो उसमें डाल देना है, ठीक है ना। पूरा मेन प्रश्न ऐसे भरना होता है। परीक्षा का दिन, जैसे कि आपका सोमवार, मंगलवार, जिस दिन भी पेपर है वो दिन डालना है, जिस तिथि को पेपर है वो तिथि डाल देनी है ना। पाली में, जैसे द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो वो डाल देना है। सेंटर का नाम, जहां पर आप पेपर दे रहे हैं उस सेंटर का नाम यहां पर डाल देना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं। इसके अलावा परीक्षा कक्ष संख्या यानी रूम नंबर को यहां पर डालना है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां पर हस्ताक्षर वो एग्जामिनर करेंगे जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, या मतलब जो आपके एग्जाम करा रहे होते हैं वहां पर ये मेन प्रश्न को चेक करते हैं वो एक बार, ठीक है ना। जब आपका एग्जाम हो रहा होता है तो वो अपना हस्ताक्षर करके डेट डाल देंगे, बस कुछ नहीं करना इसके अलावा। अब चलिए यहां से स्टार्ट ऑब्जेक्टिव। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, तो किसको माना है, नासिकी तोपाख्यान को, यानी पहला नंबर का विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अभी कॉपी पर बताएंगे, एक बार आंसर में सारे के सारे क्वेश्चन के आपको दिखा देता हूं। चलिए इसके बाद देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। यहां से देखो, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताओं की विधा, तो भाई आत्मकथा विधा की रचना है। इसके बाद यहां पर है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो यहां पर हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है, तो पुनर्नवा, है ना, ये सही है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो यहां पर हो जाएगा माटी हो गई सोना, ये वाला। अंगा, यानी कि 5 क्वेश्चन ये हो गए आपके, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे, तो 5 क्वेश्चन यहां से हो गए आपके काहे के, हिंदी गद्य के। अब बात आती है भाई हिंदी पद्य के, तो इसलिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है। इसमें आपका काव्य से पूछा जाएगा क्वेश्चन 5 ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला क्वेश्चन भारतेंदु युग के कवि युगीन कवि कौन है, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन है, यहां पर राइट आंसर। इसके बाद हुंकार काव्य के रचयिता कौन है, तो यहां पर हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ग नंबर क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि आपका चौथा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद यहां से तीसरा सप्तक, भाई आपको पता है कि तीसरा सप्तक आपका 1959 है, ठीक है ना। पहला आपका 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा आपका 1959 में, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और एक चौथा भी है ना, तो चौथा आपका 1967 है। तो लेकिन 3 ही आपको क्लास 12 में पढ़ना है, और पढ़ाया भी इतना ही जाता है, लगभग आपको चौथा बहुत ही कम देखने को मिला होगा। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से हुए काव्य में। 5वां एक क्वेश्चन है, पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन की रचयिता, तो यहां पर हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, ये वाला सही है आपका। इस तरीके से 5 जो क्वेश्चन है वो आपके काव्य के हो गए, ठीक है ना, काव्य के यहां से हो गए अंग नंबर तक, और 5 क्वेश्चन इधर के हो गए, तो 10 नंबर यहां से मिलेंगे। अब देखो कॉपी पर कैसे लिखना है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। ऐसे आपको कॉपी पलटना है एक पेज, और इधर पटरी की सहायता से भाई बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है, लाइन खींच देना है अच्छे से, ऐसे डबल लाइन कर दीजिएगा यहां पर, ठीक है ना, पटरी से। उसके बाद यहां से आपको शुरू में डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, और प्रश्नोत्तर संख्या 1 इसलिए डालना है क्योंकि यहां पर देख रहे हो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, पहला वाला। अब आइए इसके बाद यहां से देखो का नंबर 1 में आपका का नंबर क्वेश्चन, तो इसलिए यहां पर 1 में आपको उत्तर लिखने के बाद का, खा, गा, घा, अंगा, सारे क्वेश्चन सीरियल से करने हैं, ठीक है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव शुरू में कर रहे हो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव पहले एक बार कर देना। अब ऐसा नहीं कि बीच में ऑब्जेक्टिव करो फिर बीच में कोई निबंध लिख दे, कोई भाई आवेदन पत्र लिख दे, कोई मुहावरा लिख दो, है ना, बीच में आपको फिर कोई नहीं यहां पर करना, सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन को करना रहेगा। इस तरीके से हो जाएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दी यहाँ पर, जैसे का में फर्स्ट सही है, खा में सेकंड सही है, गा में आपका 4th नंबर, घा में 3rd नंबर, अंगा में दूसरा, ये सही हो गया। इसके बाद यहां से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है, तो यहां पर आपको पहले बीच में डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, ऐसे, ठीक है।
इस तरीके से उत्तर यहाँ पर का खा का गा अंगा ऐसे करके सारे के सारे आंसर को लिख देना। ये आपका एक पेज में जो है पूरा ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। अब इतना करने पर एक पेज में आपका मिला 10 नंबर, ठीक है। अब हो सकता है काफी सारे बच्चों को मान लो जैसे 10 में 10 पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग और सब कुछ बेटर रहेगा तो वैसे ऑब्जेक्टिव में जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें कोई यहाँ पर तो चांस रहता नहीं। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर मिलेगा और अगर गलत है तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई कंपटीशन का एग्जाम तो हो नहीं रहा कि भाई माइनस मार्किंग होगी, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, जो सही है उसमें नंबर मिलेगा, जो नहीं सही है उसका नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो यहां से आपको बताते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है कि भाई इसमें ये 10 नंबर का रहता है आपका गद्यांश। कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर में आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप आराम से 7 से 8 नंबर लेकर के आओगे, चाहे आपको एक भी पता ना हो कि ये कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है ना, फिर भी आपका 7 से 8 नंबर आएगा। अब बोलेगे वो कैसे भैया, तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। बिल्कुल मेरा यही तरीका आपको अप्लाई करना है, 7 से 8 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो यहां से आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखिए इधर, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे आपको करना क्या है, यहां पर इधर पहले डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। आप डाल दोगे इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 3। इसके बाद थोड़ा सा कॉपी हमारी, 1 मिनट, हाँ। अब देखिए इसके बाद जैसा मैंने बताया कि जैसे इसमें आपके 2 गद्यांश रहेंगे। आपका एक ये दिया है ना, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर करड़ा वतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन को भी मन में भी क्षोभ पैदा करता था। अब देखो इसको पहचान लिया भाई, अशोक शब्द आ गया, मतलब अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है, तब जाके होते हैं 10 नंबर। अब इसी में एक अथवा में यहां पर देखो दिया रहेगा, अथवा वाला देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें पहला वाला अच्छे से नहीं कंफर्म हो रहा है तो हम दूसरा वाला कर सकते हैं। जैसे अथवा में यहां पर यह दिया है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों को कलंक कथाओं के परायण पर आधारित होती हैं, बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं वो और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो, ये आपका निंदा रस जो कि हरिशंकर प्रसाद जी है उनका है, ये आपके 4 से 5 यहाँ पर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो मान लो इसको करना है तो स्क्रीनशॉट कर लेना, प्रैक्टिस करिएगा, है ना। पिछले साल ये पूछा गया था कई सारे सेट्स में, तो इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है अशोक के फूल में, तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल के आपको संकेत दे देना है जिस वाले को कर रहे हो। जैसे 2 हैं, इसको आप नहीं कर रहे हो तो इसको छोड़ करके इस वाले को कर रहे हो तो इसका संकेत दे देना। अशोक को जो समान से लेकर के यहां पर कुछ वर्डों को लिखना है जिससे कि ये संकेत हो जाता है कि आपने इसको किया है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संदर्भ लिखिए। तो आपको यहाँ पर संदर्भ इसका देना है। संदर्भ में आपको वही चीज बतानी है पहचान करके, ठीक है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये चीजें आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे कि लेखक का नाम हो गया, है ना, पाठ का नाम अशोक के फूल, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीका है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे अंडरलाइन पोर्शन रहेगा इसमें। वैसे मैंने अंडरलाइन कुछ भी नहीं किया। मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि भाई यहाँ से लेकर के इसके नीचे लाइन खींच देगा अंडरलाइन, ऐसे आपको यहां तक का कुछ ऐसा करके बता देना है। तो आपको फिर क्या करना है भाई, हेडिंग डालना है खा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आपको बस लिखना है कि कालिदास कालीन साहित्य, जो भी जिस लाइन का पूछे उसके अनुसार आपको अपना भाषा थोड़ा सा इस्तेमाल करके लिख सकते हो। या तो आप कह सकते हो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल नामक पाठ में ये बताते हैं, ऐसा थोड़ा सा शुरू का आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। जैसे कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। लेखक का मानना है कि यह कहना तो कठिन है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक का नाम कोई नहीं जानता था, किंतु इतना निश्चित है कि उसका महत्व जनजीवन में नगण्य ही था। ये 2 क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया था। तो यहाँ पर देखो आपको संस्कृत के कवि कौन है, कालिदास, है ना। तो कालिदास से ही सम्मान मिला था अशोक को, तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे दोगे। संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद आप यहाँ पर देखो अगला,
अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक क्या क्या विचार है, तो इसका आंसर आप दे दोगे साहित्य अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। ये 4 क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन 5वां है, आसिंजनकारी और करड़ावतंस का अर्थ बताइए। तो इसी में देखो ये आसिंजनकारी शब्द आया है, देखो ये रहा आसिंजनकारी, मतलब पैसे से ही पूछेगा सारा कुछ। और करड़ावतंस, अब देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ पर क्या करा है, सुंदरियों मतलब स्त्रियों की बात हो रही है, किसकी, स्त्रियों की। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था और कोमल कपोलों पर करड़ावतंस के रूप में। कोमल कपोलों मतलब कान के जो आभूषण होते हैं, करड़ावतंस कानों के आभूषण। तो इससे आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो थोड़ा सा चीजें जो है समझ में आएंगी कहीं ना कहीं। तो इसका आप आंसर देखो इस तरीके से लिख सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पर ये है, आसिंजनकारी का अर्थ होता है आहत ना हो या भली भांति सुरक्षित, और जो करड़ावतंस होता है इसका होता है कान के आभूषण। इतना आपको इस 5वें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहां से देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पद्यांश में। तो जितने भी पहले शुरू के क्वेश्चन रहेंगे जो कि बड़े वाले क्वेश्चन, जैसे कि आपका 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन, जैसे कि 10 नंबर में गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश है ना, इसके अलावा 6 नंबर का आवेदन पत्र, इसके अलावा आपके कहानी उपन्यास कहानी हो गया, जीवन परिचय हो गए कवि और लेखक में, ठीक है, 5-5 नंबर के है ना, और 7 नंबर के संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश। इन वाले क्वेश्चनों को पहले करना। ग्रामर का जो पोर्शन रहता है, जैसे कि आपका मुहावरा, लोकोक्तियां है ना, इस प्रकार से, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, तो ये सारे रहते हैं 2-2 नंबर के। इनको हमेशा बाद में करना, क्योंकि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है और नंबर कम मिलते, लेकिन इनमें नंबर ज्यादा हैं और भाई टाइम आपको थोड़ा सा पहले पता चल जाएगा कि आखिरकार पेपर हमें कितना हम कर पाए हैं और कितना नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो प्रयास करना कि ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चनों को पहले शुरू में कर देना, ठीक है। चलिए, ये आपको गद्यांश सॉल्व करना, इसमें भी आपका अथवा करके एक और दिया है, 2 हैं आपके पास। जैसे यहां पर है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से, भाई इसको मैंने कम से कम 10 बार बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। पवन ज्योति का, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है ना, ये चैप्टर है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा पूरा, यहाँ पर दिया, इसके आपके 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये दिए हैं। इसी प्रकार से ये एक दिया है, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में, चिर निस्पंद वसा क्रंदन में, आहत विश्वासा नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी इसी मचली। ये आपके सामने है, महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है ना, महादेवी वर्मा जी का है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, काफी ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, गीत नामक जो चैप्टर है वहीं से है। इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, यहां से प्रश्नोत्तर संख्या पहले देखो 4 का है तो 4 डाल दोगे इस तरीके से। अब देखो मैंने जो शुरू का तरीका बताया, आपको सेम पूरा पेपर ऐसे ही करते जाना है, ऐसे ही नंबरिंग करनी है, ऐसे ही पूरा सॉल्यूशन करना है। तो जो शुरू में हो जाता है वही आपको लास्ट तक करते जाना है, बेटर तरीके से नंबर मिलेंगे। लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया था, यानी काफ़ी सारे लोग करते हैं वैसे, कि जैसे भैया हमारा पूरा पेपर हो जाता है पूरे पेज में, है ना, पूरा पेज हमारा भर गया, तो लास्ट में क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, PTO। इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं, ठीक है ना, PTO, प्लीज टर्न ओवर। भाई इसको आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आगे आप और भी कुछ चीजें कर रहे हो तो इसको जरूर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप कर सकते हो। और लास्ट में जैसे कि कॉपी जहां से आपकी समाप्त हो जाती है, मतलब पूरा पेपर हो जाता है, वहां पर आप अपना रोल नंबर भी डाल सकते हो इस तरीके से। चलिए, पहला प्रश्न है पद्यांश का संदर्भ। तो यहां पर देखो संदर्भ इस तरीके से, संकेत आपको बाकी इसको दे ही देना है, एक लाइन में यहाँ पर संकेत, जैसे मेरे प्यारे नौजल से, और लास्ट की कुछ लाइनें आप जैसे तू सुना दे, इस प्रकार से संकेत। संदर्भ में हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका एवं इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको, तो भाई राधा ने जो है कृष्ण जी को संदेशा भेजा था, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, मान लो 2 लाइनों की सूर्य की लाइनों की पूछ रहा है व्याख्या, तो आप इस तरीके से गा नंबर हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, एंड इसके बाद लिखोगे राधा पवन से कहती हैं कि मैं, जो भी लाइन का रहेगा पूछेगा उसके अनुसार आपको करना रहेगा, बाकी तरीका यही करना है। इसके बाद देखो जैसे यहाँ पर है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, तो सौंदर्य का वर्णन इसी में किया है ना, पहली वाली लाइन में, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल जैसी नेत्रों वाले होंगे, कौन, मेरे प्यारे नौ जलद से, यानी कि कमल जैसी नेत्रों वाले, और एकदम मतलब अच्छे यहाँ पर तरीके से जो है समझाया गया है कृष्ण की सौंदर्य, कृष्ण भगवान की सौंदर्यता का। तो यहाँ पर
जलज मतलब मेघ या बादल की बात करी गई। तो भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले होंगे, ये आपको बता देना इसका। एक क्वेश्चन है प्रयुक्त पंक्ति में रस बताइए कौन सा और इसका स्थायी भाव। तो जैसे यहाँ पर राधा जी विरह वर्णन कर रही है, मतलब कि शोक रस करुण रस है और उसका स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये आपका यहाँ से इस प्रकार से आप बता दोगे अंगा नंबर को। इसके बाद आप आ जाओगे जीवन परिचय में। यहां पर देखिए जीवन परिचय, ये आपके यहां से तो अथवा वाला क्वेश्चन था। यहां पर देखो का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, 12th में साहित्यिक परिचय पूछता है। 1 2 3 यहाँ पर दिए हैं, कोई एक, जैसे कि यहाँ पर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इंपॉर्टेंट है। कवियों में बात कर लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से देखो इनको लिखना कैसे है, यहाँ पर देख सकते हो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, वरना साहित्यिक परिचय मेन चीज होता है। तो जैसे कि जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जन्म, मृत्यु और माता पिता का नाम, शिक्षा, ये सब चीजें यहाँ पर इसमें बताई हैं। आप लोग खुद ही वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। मेन चीज यहाँ पर है ये इधर का, ये साहित्यिक परिचय। देखो आधुनिक के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का पूर्व समन्वय हुआ है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। इतना बता दोगे। फिर इनकी कृतियों की बात कर लेते हैं, जैसे कि उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया है ना, चारुचंद्रलेख नामदास का पोथा। आलोचना ग्रंथ में इनकी बात करें तो भाई हो जाता है जैसे कि सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है। निबंध की अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और आदिकाल, इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब देखिए हिंदी साहित्य भी है इसी में। अब बात आती है इसमें, देखिए ये खा नंबर मैथिली शरण गुप्त यानी कवियों में। तो चलिए कवि जीवन परिचय की भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा आराम से। चलिए अब यहां पर आ जाएंगे, प्रश्न संख्या 5 का ही है और खा नंबर में आता है ना। प्रश्न संख्या 5 ही है लेकिन खा नंबर है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जानते हैं, ये हो जाएगा जीवन परिचय। जैसा मैंने बताया भाई कि जीवन परिचय आपको सिर्फ इतना बता देना है, इनके माता पिता, जन्म कब हुआ था, स्थान यानी जन्म का स्थान, ठीक है, और इसके अलावा इनकी शिक्षा, ये सब चीजें बता सकते हो। तो ये इतना है, आप देख लीजिए। बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो कि साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान जिसे बोलते हैं। तो देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की तथा राष्ट्र की गुप्त चेतना को जगाकर उसे जो वाणी दी, उसी के फलस्वरूप वे जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बन गए, है ना। इनकी कृतियों की बात करें तो चंद्रहास, अनग हो गया, अनुदित काव्य, मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, मौलिक काव्य में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, इस तरीके से इनका हो जाएगा। इसके बाद एक पोर्शन यहां से आता है, देखो क्वेश्चन 6 का, ये कहानी 5 नंबर का ये रहता है। 5 नंबर का जीवन परिचय कवि का, 5 नंबर का लेखक का। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 5-5 वाले हैं। जैसे पंचलाइट कहानी है और बहादुर कहानी है, तो दोनों भैया आपके लिए VVI समझ लो, मतलब 2 तैयार करके चले जाना, एक आपका आना फिक्स है इनमें से। तो चलिए बहादुर कहानी, पंचलाइट तो मैंने कई बार बताया है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 6 और पूछा क्या है, तो बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार। तो देखिए इस तरीके से लिखना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 6, बहादुर कहानी का सारांश। अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है। शीर्षक इसका हो जाएगा, कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भिक तथा उपयुक्त है। यह इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर आधारित है। इसे पढ़कर पाठक के मन में, यहाँ पर के कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती। यहाँ बहादुर वीरता का प्रतीक नहीं है बल्कि एक लड़का है बहादुर नाम का, ठीक है ना, वीरता का कोई योद्धा नहीं है वो। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कथानक के बारे में बताया है। कथानक की बात करें तो प्रस्तुत कहानी का कथानक अति संक्षिप्त तथा कौतूहलपूर्ण है। यह 12 से 13 वर्ष के एक पहाड़ी बालक बहादुर की दयनीय दशा को प्रकट करने की कहानी है, जो माँ की मार की और अपेक्षा से क्या होता है, रीझ करके यानी कि नाराज होकर के वो शहर चला गया था। पात्र तथा चरित्र चित्रण की बात कर लेते हैं तो 1-2 पेज में आपको इसी तरीके से लिखना रहेगा, ठीक है ना। हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो अगर सारांश पूछता है ना। तो पात्र तथा चरित्र चित्रण की बात करें तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। इसमें केवल 4 प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन? बहादुर हो गया, और जहां पर वो
नौकरी करता था उनका मतलब उस घर में, तो उसका नाम था निर्मला और उसका पति था और उसका निर्मला का पुत्र किशोर। ये 4 क्या है प्रमुख पात्र हैं, जिसमें से बहादुर क्या है, ये सर्व प्रमुख पात्र है। इस तरीके से बता दोगे। उद्देश्य क्या था भाई तो इस कहानी का, तो कहानी निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानी ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते माध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति को वास्तविकता से समझा दिया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरी कहानी को जो है लिखना है और हर क्वेश्चन को ऐसे ही करते चले जाना है। बाकी अगर आपको भाई नोट्स अगर आपने नहीं बनाया तो हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए ना, एग्जाम को देखते हुए काफी नजदीक है एग्जाम आपका, तो आप लोग फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिंदी की सारे विषय की नोट्स 99 रुपए में सबसे कम प्राइस में पूरे यूपी बोर्ड में आपको सबसे कम प्राइस में मिलेगा 99 रुपए में, यानी कि सारे विषय, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स और अनसॉल्व सेट आप लोग ले सकते हो व्हाट्सएप पर, तो ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो 9511470534 पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स को जो है ले सकते हो सारे विषय के, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे इसमें। चलिए, लेकिन सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 7 जो कि स्वपठित यानी कि अपने जिले के अनुसार इसको करना होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी आपके जिले में जो भी आता है उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको हो सकेगा तो एक एक जिले का वीडियो बना दूंगा, इन सभी में से एक एक टॉपिक करा दूंगा। जैसे त्यागपति हो गया है ना, इसके अलावा आपका यहाँ पर मुक्ति यज्ञ हो गया, इसके अलावा यहाँ पर आपका हो गया क्या आलोक व्रत हो गया, इनमें से कोई एक ही करना रहता है, ठीक है ना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद आपका खंड का पोर्शन यहाँ से समाप्त, आप आ जाओगे खंड नंबर खा में। यहां पर आपका 7 नंबर का ये संस्कृत गद्यांश है। 7 नंबर का इसी तरीके से आपसे श्लोक पूछता है खा नंबर में, ये ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए जैसे कि संस्कृत साहित्य ये वाला मैंने कराया है, संस्कृत भाषा महत्व है ना, वहां से लिया है। तो इसको जैसे करना है आप तो क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का है, तो यहां से पहले आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 और इसमें का नंबर का संकेत दे दोगे जिसको कर रहे हो, फिर उसका संदर्भ, तो संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित है, और इसका हिंदी में अनुवाद इस तरीके से कर देना है जैसे यहाँ पर बताया है। ये इस लाइन का किया गया, ठीक है ना, ये जो दिया है पूरा, ये इसका पूरे का किया है। संस्कृत साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में ललित भावों को स्पष्ट करने की शक्ति है और अनुपम श्रुति माधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचना या विवेचन संस्कृत साहित्य में देती है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं। एक कर दोगे, अथवा में है, इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ से खा नंबर में आपके पास यहाँ पर जैसे जल बिंदु निपातेन वाला एक श्लोक और एक अथवा में ये वाला दिया गया, तो जैसे इसको करना है तो एक करना है, एक छोड़ देना है। इस तरीके से खा नंबर डालोगे, इसका संकेत दे दोगे यहाँ पर। उसके बाद संदर्भ वही बताना भाई जहां से लिया गया है, तो जैसे इसमें है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया है, इस पाठ से अवतरित है। इसका भाई अनुवाद सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, मतलब होता है जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है वैसे ही, है ना, ये यही बोला है ना कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु, इसी प्रकार से सर्व विद्या नाम धर्म सच्चा धन सच्चा, उसी प्रकार से सभी समस्त विद्याएं धर्म धन जो भी होता है निरंतर संग्रह करने से बढ़ता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ, जैसे कि आपको किसी एक का करना है, किसी एक का, है ना, ये याद रखिएगा। पेपर इसीलिए पूरा पढ़ने को बोला जाता है कि भाई जब पूरा पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाता है कि कितने क्वेश्चन कहां से हमें करने हैं, कहां से नहीं करने हैं। अब भाई आप नहीं पढ़ोगे, करते चले जाओगे, क्या इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ, और आप चारों करोगे तो क्या ज्यादा मिल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, एक करो मिल जाएगा। तो इनमें से देखो कोई भी कर सकते हो, जैसे कि आपका अज्जल गगरी छलकत जाकर मतलब होता है अच्छा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है, वाक्य प्रयोग, उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता। आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, इसका वाक्य प्रयोग बता सकते हो। ऐसे करके ये बहुत आसान होते हैं। इधर आपका एक जो है जुड़ा है भाई अपठित गद्यांश, यहाँ पर ये 5 नंबर का टॉपिक अपठित गद्यांश, ये इजी ही रहता है। हिंदी का एक पैसेज रहेगा और इसी पैसेज से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, का खा गा, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। इसी प्रश्नों के, इन प्रश्नों के आंसर इसी पैसेज में मिलेंगे। तो हिंदी का अनसीन पैसेज आप ना सॉल्व कर पाओ तो क्या ही मतलब, है ना। इतना तो समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या बोला, क्या यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जब ध्यान से पढ़ोगे तो बड़े आराम से इसके आंसर आप लोग दे ले जाओगे। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें देख लीजिए अंबु और अंबु का अर्थ होता है आम और बादल। इसमें सेकंड नंबर का देख लीजिए भवन और भुवन का मतलब होता है घर और संसार। इसमें इसके बाद यहाँ पर खा नंबर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ, जैसे कि
वारिद, इसके दो अर्थ में गया बादल। द्विज का आपका ब्राह्मण, दांत, पक्षी, अंदर, इस बहुत सारे अर्थ बता दिए। मित्र का दोस्त या सखा। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही शब्द का चयन करो जैसे जिसका कभी अंत ना हो। अनंत होता है इसका, राइट। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। इसका एक सही शब्द करके लिखना, जैसे पुत्री पराया धन होता है तो इसको कर देना होती है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आज मेरा बड़ा भाई आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आ गया नहीं, आज मेरे बड़े भाई आ गए, इस प्रकार से बता सकते हो। थोड़ा बहुत गलतियां हैं उनको सही करके। इसके बाद आप यहां से रस छंद अलंकार वाले टॉपिक में और यहां पर आवेदन पत्र और निबंध में आ जाओगे। इतना पूरा ये पेपर है, इस तरीके से रहता है। अब जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूं पूरे प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व किया है। रस छंद अलंकार में परिभाषा उदाहरण कैसे, जैसे कौन रस का दिखाया है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार और उदाहरण। इसके बाद यहाँ पर छंद में चौपाई का परिभाषा और इसका इस प्रकार से स्पष्टीकरण उदाहरण पूरा है ना, ये दिखा सकते हो। आवेदन पत्र यहाँ पर देखो किसके बारे में है, तो विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु ये पूरा विषय कैसे देना है पूरा यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। इस पेज में नहीं आया तो यहाँ पर लिखा है। निबंध में आपको भाई निबंध पर एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा कैसे निबंध लिखना है। तो ऐसे करके आपको जो है पूरी कॉपी जो है आपको बोर्ड में लिख करके आनी है। और अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके जो 100 नंबर है ना, 100 में आप 95 प्लस लेके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी हाँ, तैयारी बेटर होनी चाहिए, कॉपी को आपको अच्छे से लिखना है क्योंकि आपको भी पता है कि कॉपी में लिखावट ही मेन चीज होती है। बाकी आप टॉपर हैं या स्कूल टॉपर हैं या कुछ भी हैं, वो एग्जामिनर को नहीं पता। एग्जामिनर सिर्फ आपकी कॉपी देखते हैं। तो अगर आज के इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिएगा ताकि आपको जब भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगी अब तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।